नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 9। मेरी मेज पर रखी घड़ी वहां पसरे सन्नाटे में शोर मचाती हुई चलती रही। मेरे दिमाग पिंजरे में डरे हुए चूहे की तरह इधर उधर कूदफान करता रहा। उसने इतनी जल्दी ये कैसे पता लगा लिया? क्या मैंने ही कोई सुराग छोड़ दिया था? क्या वो जानता था मैंने ये सब किया है? क्या मैंने कोई घातक गलती कर दी थी? क्या वो मुझे गिरफ्तार करने जा रहा था? किसी तरह से मैंने अपने भावों पर नियंत्रण रखा। मुझे कोई विश्वसनीय बात करनी थी, और वो भी तुरंत। हत्या? तुम्हारा ये मतलब तो नहीं हो सकता। उसका खून किया गया था। पर तुम ये कैसे जानते हो? हम उस बात पर थोड़ी देर में आएंगे। मैं तुमसे तुम्हारी एक एलिबाई के बारे में बात करना चाहता हूं। एलिबाई? तुम ये तो नहीं सोचते कि मेरा वेस्टल की मौत में कोई हाथ है? क्या तुम ऐसा सोचते हो? उसने कहने से पहले अपनी सिगरेट बुझाई। जब किसी पत्नी की खुद हत्या हो जाती है, पति अपने आप उस मामले में पहला संदिग्ध हो जाता है। पर यह बकवास है। मैंने अपनी आवाज में पुरजोर गुस्सा दिखाया। तुम ये कैसे जानते हो ये एक हत्या थी? क्या वो टेप रिकॉर्डर यहां तुम्हारे पास है? कौन सा टेप रिकॉर्डर? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कल रात 9 से 10 बजे के बीच में लेटर डिक्टेट कर रहे थे। 9 से 10 के बीच में ही मिसेस विंटर्स की हत्या हुई थी। रिकॉर्डर तुम्हारी एलिबाई है ना? मुझे वो चाहिए। मुझे अफसोस है लेफ्टिनेंट, परंतु इसमें बहुत सारे बिजनेस लेटर है। वो अभी तक टाइप भी नहीं हुए हैं। कॉपी बना लूंगा और इसे तुम्हारे पास रहने दूंगा। कहाँ है वो? मैं पहले तो हिचकिचाया, फिर हथियार डाल दिए। तुम बहुत अजीब ढंग से व्यवहार कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है तो ले लो। ये मशीन पर लगा हुआ है। वो खड़ा हुआ, टेप रिकॉर्डर के पास गया, उसे खोलकर रिकॉर्ड किए हुए टेप को निकाल लिया। टेप के सिरे पर अपने दस्तखत कर दो। करना चाहोगे? उसने पूछा। यहाँ पर। मैंने एक लेटर खोलने वाला कटर उठाया और टेप के पतले रिबन पर अपने दस्तखत उकेरे। वो बड़बड़ाया और उसे टेप के स्पूल अपनी जेब के हवाले किए। ठीक। वो दोबारा बैठ गया। मैं समझता हूं तुम्हारे और हरगिज के बीच में आपस में अच्छी से नहीं बनती है। नहीं, वो मुझे नापसंद करता है और मेरे लिए उस बात का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या खास है? उसने मुझे बताया उसने तुम्हें इस कमरे में 9:10 और दोबारा 9:20 पर देखा। उसने देखा होगा। वो कॉफी लाया था और फिर बाद में उसने ही ब्लैकस्टोन के आने की सूचना दी थी। इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? उसका चेहरा अब पत्थर की तरह था। तुम जानते हो और मैं भी जानता हूं, तुमने अपनी पत्नी का खून किया है, और मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ये कैसे किया। मैं निश्चल बैठा रहा, उसकी तरफ देखते हुए। मैं अपने चेहरे से खून निचुड़ता हुआ महसूस कर सकता था। मुझे अपने शरीर पर भैं के कांटे गड़ते हुए महसूस हुए। मैंने उसे नहीं मारा। मुझे अपनी ही बुदबुदाहट सुनाई दी। अरे बेशक ये सब तुमने किया है। इस एक बात पर मैं अपना सारा जीवन दांव पर लगा दूंगा, लेगिट ने कहा। जिस पर मैंने पहली बार उसे तुम्हारे साथ देखा था, मैं जानता था वो मुसीबत में घिरने जा रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ विंटर्स। मैं जानता हूँ तुम्हारी औरतों में क्या छवि है। तुमने वेस्टल सैली से शादी की ही नहीं होती अगर उसके पास पैसा नहीं होता। जो तुम उससे चाहते थे वो तुम्हें मिल ना सका, इसलिए तुमने उसे मार डाला। कैसे किया तुमने ये सब? मैंने अपने आप को संभाला। वो अंधेरे में तीर चला रहा था। वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। मुझे इस बात का यकीन था। मुझे सिर्फ अपना हौसला कायम रखना था और उसे चुनौती देनी थी, और उसे अवश्य ही पीछे हटना पड़ता। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है कि मैंने उसे मारा है तो आगे बढ़ो और मुझे गिरफ्तार करो। मैं उसकी तरफ देखने के लिए आगे की तरफ झुका। उसने अपनी लंबी टांगों को सीधा किया और उसका बड़ा मांसल चेहरा अचानक उनिंदा दिखने लगा। तुम होशियार हो मिस्टर विंटर्स, परंतु बहुत ज्यादा होशियार नहीं हो। तुमने उसका खून किया है, ठीक है, पर तुम कैसे एक ही समय पर 2 जगहों पर थे, ये बात मुझे अभी पता नहीं। ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है। वेस्टल सैली मेरी दोस्त थी। मैं उसे सालों से जानता था। उसकी अपनी कमियां थी। कई बार उसका साथ निभाना बड़ा मुश्किल होता था, पर मैं उसे पसंद करता था।
मुझे उसके लिए अफसोस भी था। वो अपने पैसे का ज्यादा आनंद नहीं उठा सकी। उसने अपना सब कुछ महज थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए दे दिया होता। मैं उसे अपना दोस्त मानता था और कोई मेरे मित्र की हत्या नहीं कर सकता और करके बच नहीं सकता। तुम चालाक हो सकते हो विंटर्स, पर मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूं। इस बारे में किसी गफलत में मत रहना। तुम पागल हो, मैंने मेज पर जोर से घूंसा मारते हुए कहा। मैं सारी शाम यहाँ काम करता रहा था। हरगिस और ब्लैकस्टोन से पूछो, उन्होंने मुझे देखा था। हालांकि मैंने अपनी आवाज में पूरा नियंत्रण करने की कोशिश की थी, पर यह चिल्लाहट में बदल गई थी। तुम मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते लेगिट, और तुम ये जानते हो। तुम पहले ही एक गलती कर चुके हो और अब तुम दूसरी गलती करोगे। तुम जैसे समझदार मूर्ख हमेशा गलतियां करते हैं। मुझ में सब्र है और मैं इंतजार करूंगा। इस वक्त तुम सुरक्षित हो, मैं मानता हूं। मैं जानता हूं तुमने उसे मारा है, पर तुम्हारे पास एक लोहे जैसी मजबूत दिखने वाली एलिबाई है। तुम एक ही समय में दो स्थानों पर होने में कैसे कामयाब रहे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत अच्छे ढंग से ये पता कर लूंगा, और जब मैं पता कर लूंगा तो तुम अपने आप को खत्म समझना। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे किस बात का डर था? उसने मान लिया कि मैंने उसे हरा दिया। मान लो वो जानता है कि मैंने वेस्टल को मारा। इस बात की क्या अहमियत है जब तक वो ये साबित नहीं कर सकता था। निश्चिंत होने की कोशिश करता हुआ मैं वापस बैठ गया। तुम्हें किस बात से लगता है कि मैंने उसे मार दिया? मैंने पूछा। मुझे वो बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा, वो बोला। तुमने एक ऐसी हत्या की योजना बनाई जो दुर्घटना जैसी लगे। योजना ये थी, जब तुम्हारी पत्नी क्लिफ रोड पर गाड़ी चला रही थी, दाईं सड़क का टायर फटने वाला था और कार काबू से बाहर होकर चट्टान से नीचे गिर जाती। तुमने गैरेज में उसका इंतजार किया। तुमने उसके सिर पर वार किया। तुम उसे कार में डालकर ले गए और क्लिफ रोड पर पहले खतरनाक मोड़ पर ले गए। कार के डिग्गी में तुम्हारे पास एक फटा हुआ टायर था। तुमने एक सही सलामत टायर की जगह फटा हुआ टायर बदल दिया। फिर तुम कार को चट्टान के ऊपर लेकर गए। ये सब तुमने किया। क्या तुमने ऐसा नहीं किया? मैंने तब तक अपने आप को संभाल लिया था। एक गलती और मैं खत्म था। मैं ये जानता था। मैंने उसकी तरफ एकटक देखा। आगे बढ़ो और साबित करो। मैं सारी शाम इसी कमरे में था। मैं साबित कर दूंगा, उसने शांति से कहा। तुमने एक भयानक गलती कर दी विंटर्स। फटी हुई ट्यूब में काफी मात्रा में रेत थी। कार जहां गिरी वहां रेत नहीं है। क्लिफ रोड पर भी रेत नहीं है। रेत फिर आया कहां से? मेरा दावा है टायर कई दिन पहले फटा होगा। शायद ईडन एंड रोड पर तुमने पहिया बदल दिया और फटा हुआ टायर डिग्गी में रख दिया, उस रेत पर ध्यान दिए बिना जो अंदर की ट्यूब में घुस गई थी। जब मैंने जांच की तो मैंने पाया कि वेस्टल की कार के एक पहिए का पेंच गायब था। हमने उसे ढूंढा और हमें मिल गया। ये क्लिफ रोड पर मिला और ये साबित करता है कि तुमने चट्टान पर से गाड़ी गिराने से पहले पहिया बदल दिया। कैसा लगा तुम्हें ये सब? मैं उसकी तरफ देखते हुए स्तब्ध बैठा रहा। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई, परंतु मैंने उस पर यह जाहिर नहीं होने दिया। साबित करो, मैंने कहा। साबित करो कि मैंने ये सब किया है। तुम ये अकेले नहीं कर सकते थे। वो आगे झुक रहा था, मुझे घूरते हुए। तुमने टेप रिकॉर्डर के साथ कोई चालाकी की है। मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, पर तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते थे। क्या ईव डोलान ने तुम्हारी सहायता की थी? क्या वो इसके पीछे है? क्या उसने तुम्हें अपनी पत्नी की हत्या के लिए उकसाया विंटर्स? मुझे अपने चेहरे पर पसीना आता महसूस हुआ। वो क्यों करेगी? तुम पागल हो गए हो। हम दोनों में से किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों करेगी? उसने दोहराया और उसके चेहरे की स्थायी मुस्कान में उसकी बत्ती सी दिखाई दी। क्या तुमने अभी तक अपनी पत्नी की वसीयत नहीं देखी है विंटर्स? इस बात ने मुझे चौंका दिया। बेशक मैंने नहीं देखी है। उसकी वसीयत का इससे क्या संबंध है? बहुत सारा। मिस डोलान को वसीयत से बहुत फायदा हो रहा है। तो क्या हुआ? वेस्टल ने मुझे बताया था उसने मिस डोलान के लिए $50,000 छोड़े हैं। ये अच्छी खासी रकम है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो इसके लिए किसी का खून कर दे। इसे तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तुमसे किसने कहा ये $50,000 है? लेगिट ने पूछा। उसकी सर्द निगाहें मेरा चेहरा परख रही थी। तुम्हारी पत्नी ने उसके लिए $30 मिलियन छोड़े हैं। उसे एक घर भी मिला है। तुम इतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे विंटर्स। सिर्फ $3 मिलियन हैं जो तुम्हें तुम्हारे उस खून की वजह से मिले हैं। बस यही तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी सीधी सादी और भोंदू है। बाकी का सब उसे मिलता है। क्या तुम्हें यह पता नहीं था? मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ती महसूस हुई। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा। मेरी मुट्ठियां भिज गई थी। वो मेरी तरफ देख मुस्कुराया। इसकी चोट तुम्हें अंदर तक लगी या नहीं लगी? मैं वसीयत देख चुका हूं। तुम्हें $3 मिलियन मिले हैं। ईव डोलान को तुम्हारी पत्नी की सारी जायदाद, ये घर और $30 मिलियन मिलते हैं।
बाकी पैसा चैरिटी और पुरस्कारों में जाएगा। तुम्हारी पत्नी ने वसीयत में कहा है कि तुम उससे पैसा लेना कभी स्वीकार नहीं करोगे और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ने के लिए वो माफी मांगती है। तुम कुछ ज्यादा ही समझदारी दिखा गए, या नहीं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को नियंत्रण में रखा, बस मुश्किल से। क्या मैं ईव के हाथ की कठपुतली बन गया था? क्या उसने और लैरी ने मिलकर मुझे वेस्टल के कत्ल के लिए उकसाया? यही उसके मेरे प्रति व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन को बताता था। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, यदि तुम धरती के आखिरी आदमी भी हुए। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। उसने वसीयत को पढ़ा होना कबूल किया था। उसे अवश्य ये पता था कि इस सारे धन तक उसकी पहुंच हो जाएगी। वो अभी भी लैरी के प्यार में थी। $30 मिलियन की मालकिन होना ईव को वो ताकत प्रदान करेगा कि वो उसे उंगली का इशारा भी करे तो वो ये देखकर दौड़ा चला आएगा। एक सर्द आक्रोश की विकराल ज्वाला मेरे अंदर उठनी शुरू हो गई। मैं जानता था कि लैगेट मुझे देख रहा है और मैंने अपनी आंखों को जबरन उससे मिलाया। अगर ये सच है तब तो मिस डोलान बहुत भाग्यशाली औरत है, मैंने लापरवाही से कहा। मेरे लिए 3 मिलियन बहुत है। इसके लिए जो तुम्हें पसंद है वो तुम सोच लो लैगेट, पर तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। क्या उसने तुम्हारी सहायता की? उसने मुझे एकटक घूरते हुए पूछा। क्या तुमने इसी तरीके से काम किया था? तुम दोनों ने किसी तरह हरगिस और ब्लैकस्टोन को बेवकूफ बनाकर यह विश्वास दिला दिया कि उन्होंने तुम्हें इस कमरे में देखा, जबकि सारा समय तुम वहां पहाड़ी पर बाहर थे और अपनी पत्नी का खून कर रहे थे। मुझे अपने चेहरे पर पसीने की बूंदें चलती महसूस हुई। वो बड़े आराम से सच्चाई के निकट पहुंचता जा रहा था। आगे बढ़ो और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहो। मैंने वेस्टल को नहीं मारा। मैं सारी शाम को यहाँ काम कर रहा था और ये साबित करने के लिए मेरे पास गवाह है। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। मैं तुम्हें इसके लिए जल्द ही पकड़ने जा रहा हूँ विंटर्स। मैं तुम्हारी सैलीबाई को तोड़ दूंगा, अगर मुझे अंत में इसे भी करना पड़ा तो भी। मुझे बहुत संतोष होगा जब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आऊँगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब कोई हत्यारा ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है जैसा तुम कर रहे हो, वो कुछ न कुछ ज़रूर भूल जाता है। और ये बात मत भूलना, ज्योरी को होशियार कातिल से नफरत होती है। बोलते रहो, मैंने उसे देखते हुए कहा। इस तरह से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इंतजार करो और देखो, मैं इस एलिबाई की जांच करूंगा जब तक ये छिन्न भिन्न नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं तो इसमें छेद होगा और मैं इसका पता लगा लूंगा। वो कमरे से बाहर निकल गया, अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद करते हुए। मैं लड़खड़ाता हुआ खिड़की तक पहुंचा और गाड़ी चलाकर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। बाद में मैंने कार निकाली और ईडन एंड की तरफ गाड़ी चलाकर निकल गया, जहां मैं अकेला हो सकता था। मैं रेत के टीलों के पास रुक गया, एक सिगरेट जलाई और गहन विचार में डूब गया। मैं बुरी तरह से हिला हुआ था। मैं जानता था अब सब कुछ मेरी एलिबाई पर निर्भर करता था। मैं जानता था यह अभी तक इस्पात की तरह मजबूत थी, नहीं तो लैगेट अब तक खतरा मोल ले चुका होता और मुझे गिरफ्तार कर चुका होता। मैं वहां धूप में बैठ गया और अपनी एलिबाई को कोई कमी निकालने की कोशिश में दोबारा बारीकी से परखा, और जितना ज्यादा मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही मैं आश्वस्त होता गया कि यह अटूट थी। इसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। हरगिज की गवाही होने पर कोई ज्यूरी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। वे जल्दी इस बात का पता लगा लेंगे कि हरगिज मुझसे नफरत करता था, और फिर उनके लिए उसकी इस बात पर यकीन करना आसान होगा कि वो अवश्य ही सच बोल रहा है। अगर वो उन्हें बताता है कि न सिर्फ उसने मुझे लेटर्स डिक्टेट करते हुए सुना है, पर उसने मुझे वहां देखा भी है, मेरा डर कम हो गया। लैगेट मुझे झांसा दे रहा था। उसके रहस्यपूर्ण व्यवहार करने की उसकी एकमात्र आशा इस आस पर टिकी थी कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, अपनी इन हरकतों से वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार जब मैंने अपने आप को दोबारा आश्वस्त कर लिया कि मैं सुरक्षित था, मैंने अपना दिमाग ईव की तरफ घुमाया। मुझे अब यकीन हो गया था कि उसने मुझे डबल क्रॉस किया था। उसने ये विश्वास दिलाकर मुझे मूर्ख बनाया कि वो मुझे प्यार करती थी। उसने बड़ी आसानी से मुझे वेस्टल को मारने के लिए उकसाया, मुझसे शादी का वादा करके अगर मैंने ऐसा किया। वो सारा समय जानती थी कि वेस्टल की दौलत उसके पास आने वाली थी, और वो इस बात पर जुआ खेल रही थी कि मैं उसका भेद खोलने का साहस नहीं करूंगा और खुद अपना रहस्य खोलने का भी। वो उम्र कैद की सजा पा सकती थी, परंतु मुझे कोई शक नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। अचानक से मैं अपनी उंगलियां उसके सुंदर सफेद गर्दन के चारों ओर कसना चाहता था। 1 या 2 दिन में वो क्लिफ साइड छोड़ देगी। वो गायब हो सकती थी और फिर मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। उसके गायब होने से पहले मुझे कोई कार्रवाई करनी थी। मुझे उसकी निगरानी करवानी होगी। एक नाटे आदमी को मैं जानता था जो बैंक के लिए इस तरह के गोपनीय काम किया करता था। वो इस काम के लिए सही साबित हो सकता था। मैं वापस लिटिल एडन गाड़ी चलाता हुआ पहुंचकर और उसके ऑफिस में पहुंचा।
उसका नाम जोशुआ मॉर्गन था। रूजवेल्ट बुलेवार्ड के साथ एक बगल वाली गली के एक ब्लॉक के ऊपरी मंजिल पर उसका धूल भरा कार्यालय था। वो छोटे आकार का 50 के पेटे में पहुंचा हुआ एक जल्लादों जैसी खतरनाक मूंछों वाला और एक चौड़ा माथे वाला आदमी था, जिसकी वजह से वो एक बौने की तरह लगता था। वो मुझे देखकर खुश हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मैं उसकी मेज पर बैठते हुए बोला। मैं एक औरत की निगरानी करवाना चाहता हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम कितने आदमी इस्तेमाल करते हो, उसकी दिन और रात निगरानी करवाओ, समझे? मैं जानना चाहता हूँ 24 घंटों में से हर पल वो कहाँ पर है। क्या तुम ये कर सकते हो? निस्संदेह मिस्टर विंटर्स। उसके गुलाबी घेरे वाली स्लेटी रंग की आंखों ने जिज्ञासापूर्ण भावों से मुझे देखा। ये महिला कौन है? उसका नाम ईव डोलान है। इस समय वो मेरे घर पर रह रही है, क्लिफ साइड, परंतु मैं उसके अगले 24 घंटे में चले जाने की उम्मीद करता हूँ। उसका रंग भूरा है और चश्मे लगाती है और कोई खास देखने लायक नहीं है। तुम्हारे आदमी उसे भूल नहीं सकते। वो अकेली औरत है, नौकरों के अलावा, जो उस घर में रह रही है। उसने सिर हिलाया और कागज के पैड पर कुछ लिखा। तुम मुझसे इसे तुरंत कवर करवाना चाहते हो? मेरा यही ख्याल है। अगर तुम उसे खो देते हो मॉर्गन, तो तुम समझ लो तुमने मुझे आखिरी बार देख लिया। अपना काम अच्छे तरीके से करो और इस काम की कीमत $1000 है, ठीक है? आप इसे मुझ पर छोड़ दें मिस्टर विंटर्स, हम उसे नहीं खोएंगे। और इस बात को सुनिश्चित करना कि उसे शक ना हो कि उसकी निगरानी की जा रही है, यह बहुत जरूरी है। मैं वापस क्लिफ साइड पहुंचा। हरगिज हॉल में था। मैं उसे मुझे छोड़कर चले जाने का मौका नहीं देना चाहता था। मैं दूसरा इंतजाम कर रहा हूं। मैंने उसे कहा, तुम अगर इस जगह को छोड़कर जाना चाहो तो जा सकते हो, जब भी तुम्हें यह पसंद हो। ये सब जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। मैं आज रात ही जाना चाहता हूं, उसने सीधा खड़े होते हुए कहा। मैं उसकी तरफ देखकर हंसा। कोई और भी स्टाफ का आदमी जा रहा है? हम सभी, उसने रुखाई से कहा और वापस जाने लगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे अपने अंदर गुस्से की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। देखो, वो सब अपना पता छोड़ जाएं और तुम भी अपना पता छोड़ जाओ। लेफ्टिनेंट लेगेट अभी हो सकता है तुमसे मिलना चाहे। मिस डोलान तुम्हारी तनख्वाह दे देगी। क्या वो अंदर है? नहीं सर, उसने कहा था वो 6 बजे के बाद किसी समय लौटेगी। अचानक मेरे जहन में ईव को इस विशाल घर में दबोच लेने का ख्याल आया, जब कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आएगा। एक सर्द क्रूर क्रोध की भावना ने मुझे जकड़ लिया जब मैंने सोचा कि मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा। तब तो मैं अभी तुम सबको पगार का भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें और बाकी स्टाफ को 1 घंटे में यहां से बाहर देखना चाहता हूं। उसने मुझे ठहरी निगाहों से देखा। बहुत अच्छा। सभी को 15 मिनट में मेरी स्टडी में आने को कहो। जब तक वे मेरी मेज के सामने इकट्ठा नहीं हो गए, मुझे अंदाजा नहीं था वेस्टल ने कितने नौकरों को लगा रखा था। वे 5 चीनी मालियों समेत 30 थे। ये एक शर्मिंदा करने वाला छोटा सा प्रोग्राम साबित हुआ। मुझे ईव के डेस्क में उसकी पगार वाली डायरी मिली और मैंने उनमें से प्रत्येक को 2 सप्ताह की पगार दे दी। वे मेरी मेज पर आकर दस्तखत करते गए, अपने अपने पैसे लिए और बाहर जाते गए। उनमें से किसी ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। उनमें से कोई भी मुझसे नहीं बोला। उनमें हरगिज सबसे आखिरी था। जैसे ही उसने पैसे उठाए जो मैंने मेज पर उसकी तरफ सरकाए थे, वो धीमी आवाज में बोला, मुझे विश्वास और आशा है आपने जो मिस वेस्टल के साथ किया उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा सर। मुझे यकीन है अगर उनकी नजरें आप पर कभी नहीं पड़ी होती तो वो आज जिंदा होती। मैंने उसकी तरफ देखा। वो इसकी गवाही होगी जो मुझे सजा से बचाएगी। मुझे ये परिस्थिति अचानक हास्यास्पद लगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। निकल जाओ यहां से, इससे पहले मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं, मूर्ख पागल बुड्ढे। उसने किसी पादरी की शान से कमरा पार किया। उसे अपने पीछे आराम से दरवाजा भी बंद करना याद रहा। मैंने अपनी मेज पर रखी घड़ी को देखा। 5 बजने में 20 मिनट बाकी थे। 5:30 बजे सारा स्टाफ एक समूह में उस घर से निकल गया। उनमें से 5 के पास कारें थी। वे सभी उन कारों में फंसने में कामयाब रहे और 5:30 बजे तक वे सब जा चुके थे। वो विशाल फैला हुआ घर लगता था जैसे अचानक मर चुका है। जो आवाजें मैं सुन सकता था वो थी डेस्क क्लॉक की लगातार टिक टिक और मेरे दिल की नियमित धड़कन। मैं खिड़की के पर्दे के पीछे छिपकर आराम से बैठ गया। मुझे नीचे लंबा साफ रास्ता दिखाई दे रहा था और फिर मैंने ईव का इंतजार करना शुरू किया। शाम हो रही थी जब मैंने ईव की कूपे कार को आते हुए देखा। मैं 3 घंटे से खिड़की के पास बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था और जैसे जैसे इन घंटों के पल बीतते गए उतना ही उसके प्रति मेरा गुस्सा बढ़ता गया। अब मैंने महसूस किया कि ये वही थी जिसने हत्या के बीज मेरे दिमाग में बोए थे। मुझे याद है जब हमने पहली रात साथ गुजारी थी, मैंने उसे कहा था कि हम वेस्टल के पैसों का आनंद उठाने के लिए बहुत बूढ़े हो जाएंगे।
जब तक ये हमें मिलेगा, और मुझे उसका जवाब भी याद है। उसने कहा था किस्मत भी कुछ होती है। तुम्हारा मतलब है वो बीमार हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है और वो मर भी सकती है? मैंने कहा था। लोग अक्सर होते हैं, उसने जवाब दिया था। वही एक ऐसी थी जिसने मौत का जिक्र किया था। उसने मुझे वेस्टल को मारने के लिए उकसाने की योजना बनाई थी। शायद उसी क्षण जब उसे पता चला कि मैं वेस्टल से शादी करने जा रहा था। मैं खिड़की से पीछे हट गया और मैंने उसे गैराज से बाहर निकलते और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए और टेरेस के साथ चलते हुए सामने के दरवाजे पर पहुंचते हुए देखा। मैं चुपचाप कमरे से निकलकर लाउंज पार कर एक बड़े सोफे के पीछे छुप गया। मुझे उसके द्वारा सामने का दरवाजा खोलने और हॉल पार करने की आवाज सुनाई दी। वो लाउंज में आ गई। उसने खड़ी होकर एक बार चारों तरफ देखा, फिर वापस मुड़ी और हॉल में चली गई और सीढ़ियां चढ़ गई। मैंने उसके सीढ़ियों पर मुड़ने का इंतजार किया। फिर मैं चुपचाप हॉल में आ गया। सामने वाले दरवाजे में मैंने चाबी घुमाई और अपनी जेब में डाल ली। मैं खड़ा होकर कोई आहट सुनता रहा। मैंने उसके सीढ़ियां चढ़ने और फिर गलियारा पार कर कमरे में जाने की आवाज सुनी। कुछ पल गुजरने के बाद सर्वेंट क्वार्टर में कहीं घंटी बजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्यों न हो, यह घर अब उसका था। उसको नौकरों के लिए घंटी बजाने का अधिकार था, उसे हुक्म चलाने का अधिकार था। मैं सीढ़ियां चढ़ा। मेरे हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर थे। मोटे गलीचे पर मेरे पैर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैं सीढ़ियों के सिरे पर पहुंचा, घंटी एक बार फिर बजी। वो अब इस घर की मालकिन थी और वो अधीर होने की अधिकारी थी। किसी नौकर ने वेस्टल को कभी इंतजार नहीं करवाया। किसी नौकर को अबीव को भी इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। मैंने एक खाली पड़े बेडरूम का दरवाजा खोला और उसमें कदम रखे। दरवाजा अधखुला छोड़ दिया। घंटी दोबारा बजी, लंबी और लगातार। फिर मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और ईव कमरे से बाहर आ गई। मैंने उसे गलियारे में आते हुए और रेलिंग्स के पास टिटकते हुए देखा। उसके चेहरे पर असमंजस और गुस्से के भाव थे। उसने अपना चश्मा उतार दिया था और अपने हाथ में पकड़े हुए थी। वो एक काला मटमैला सा दिखने वाला फ्रॉक पहने हुए थी, जिससे वो और भी पीली दिखाई दे रही थी जितना वो असल में थी। वो रेलिंग के ऊपर झुकी। उसने रेलिंग के नीचे देखा और नीचे कुछ सुनने की कोशिश की। हम दोनों को जो आवाज वहां सुनाई दी वो ग्रैंडफादर क्लॉक की लगातार चलने की आवाज थी। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर गलियारे में वहां गई जहां मेज पर एक हाउस टेलीफोन रखा था। मैंने उसे बेसब्री से डायल करते देखा। उसने रिसीवर कानों से लगा रखा था और उस खामोशी में मैं लगातार दूसरी तरफ अनुत्तरित बज रही घंटी की आवाज को सुन सकता था। एक लंबे समय तक सुनने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। अचानक उसकी नीली आंखों में डर की परछाई तैरने लगी। वो तेजी से गलियारे में इधर उधर देखने लगी। फिर वो तेजी से सीढ़ियां उतर गई। मैं तेजी से गलियारे में बाहर निकला, रेलिंग तक खिसक कर पहुंचा और नीचे हॉल में झांका। वो हॉल के बीच में खड़ी थी और कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। हरगिज, उसकी आवाज तेजी से मुझ तक पहुंची। उसने इंतजार किया और अचानक वेस्टल की स्टडी के दरवाजे तक पहुंची और उसे खोला। वो दरवाजा खुला छोड़ अंदर चली गई। एक बार फिर मुझे सर्वेंट क्वार्टर्स में लगातार बजती घंटी दोबारा सुनाई दी। मैं सीढ़ियों के मुहाने तक गया। मुझे फिर टेलीफोन डायल करने की आवाज सुनाई दी। मैं सावधानी से और बिना कोई आवाज किए सीढ़ियां उतरा। जब मैं नीचे हॉल में पहुंचा, मुझे रिसीवर को टेलीफोन पर पटकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो हॉल में दोबारा आई, मैं एक आदमकद मूर्ति के पीछे हो गया। उसकी चाल ढाल बेचैनी से भरी थी। मैं उसके दिल की धड़कन सुन सकता था। उसने अंधेरे और उदासी से भरे हॉल में चारों ओर देखा। वो अब इस तरह से आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी जैसे किसी ने चोर की आहट सुन ली हो और वो डरी हुई थी। उसके बढ़ते हुए डर का आनंद लेते हुए मैंने उसे देखा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। पूरी रात मेरे सामने थी। क्या कोई है यहाँ? उसने अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए कहा। उसकी आवाज में कंपन थी। हरगिज, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? इसके बाद लगातार चल रही घड़ी की निरंतर आती आवाज ही वहां पसरी गहरी खामोशी को बाधित कर रही थी। उसने गुस्से से अपने कंधे उचकाए और सीढ़ियों की तरफ घूमी। फिर वो रुकी और कंधों से पीछे की तरफ कनखियों से देखा और दोबारा कुछ सुनने की कोशिश की। वो सभी एक साथ तो नहीं जा सकते, उसने स्वयं से बोलते हुए कहा। वो वापस घूमी और तेजी से चलती हुई हॉल पार कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने लोहे के बने बड़े हैंडल्स को पकड़ा और दरवाजा खींचा, पर मैंने उसको ताला लगा दिया था। वो अपनी जगह से नहीं हिला। मैं चुपचाप आदमकद मूर्ति के पीछे से बाहर निकला। जब वो दरवाजे से उलझी थी और मैं हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। ये बंद है ईव, मैंने आराम से कहा। वो जोर से चीखती हुई पीछे मुड़ी। मुझे घूरते हुए वो विशाल दरवाजे के साथ चिपक गई। उसकी नीली आंखें डर के मारे फटी जा रही थी। उसका हाथ उसके मुंह पर था। तुम डरी हुई दिखती हो, मैंने कहा। क्या तुम्हारी अंतरात्मा अपराधी महसूस करती है ईव? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो?
उसने कर्कश स्वर में कहा। क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? मैंने वेस्टल की वसीयत के बारे में सुना है। वो सक पकाई। मैं नहीं जानती क्या मतलब है तुम्हारा। हरगिज कहाँ है? मैं मरियानो को बुला रही हूँ, वो कहाँ है? मैं मुस्कुराया। वे सब जा चुके हैं, मैंने उनका भुगतान कर दिया है। यहाँ कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे। ईव, यहाँ सिर्फ हम दोनों एक साथ हैं। उसने हलक में कुछ निकला, फिर सामने वाले दरवाजे से दूर हटी और धीरे धीरे और सावधानी से मुझसे दूर हटने लगी। अपनी आंखों से ही मैं उसका पीछा करने लगा। तुम डर गई हो ईव? मैंने कहा। मैं क्यों डरूंगी? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अभी नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। हमें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए। मुझे आज रात ही यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम जा पाओगी। मुझे शक है कि तुम मुझे छोड़ के जाना पसंद करोगी ईव। मैंने अचानक और तेजी से आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों की तरफ उसका बढ़ना रोक दिया। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना भूल गया था। कैसा लगता है एक ऐसे घर की मालकिन होना जो इस घर जितना बड़ा हो और वेस्टल के 30 मिलियन डॉलर्स को अपना कहना। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर वो मेरे लिए पैसा छोड़ गई हैं तो मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? उसने एक सांस में कहा। ये मेरी गलती नहीं है। क्या तुमने और लैरी ने मुझे उसका खून करने के लिए उकसाने की योजना बनाई, या ये सिर्फ तुम्हारी योजना थी? ये तुम्हारा खुद का विचार था और ये तुम जानते हो। नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें मुझे अब कोई आश्चर्य नहीं तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लैरी तुम्हें पाने के लिए घुटनों के बल गिरेगा ताकि वो तुम्हारे पैसे खर्च कर सके। क्या वो नहीं आएगा? वो तनकर खड़ी हो गई और उसका पीला चेहरा सख्त हो गया। बस बहुत हो गया, मैं ऊपर अपना सामान बांधने जा रही हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। लेगिट जानता है मैंने और तुमने ये किया है। आज दोपहर को वो यहाँ आया था और उसने हूबहू बता दिया कि कैसे हमने ये सब किया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। काश मैं बोल पाता। जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं अधिक चालाक है। उसको फटे हुए टायर की ट्यूब में से कुछ रेत मिली है। जहाँ कार गिरी वहाँ कोई रेत नहीं थी, ना ही क्लिफ रोड पर कोई रेत थी। इससे उसे पता लग गया कि यह हत्या थी। वो तुम पर मुझसे ज्यादा शक करता है। तुम्हारे पास कत्ल का उद्देश्य है ईव। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने मुझसे वेस्टल के कत्ल की बात की थी? वो तुम्हारे कितना नजदीक है। उसने तेजी से अपना कदम पीछे लिया। तुमने उससे क्या कहा? उसने पूछा। उसकी आवाज तीखी थी। मैंने उसे साबित करने के लिए कहा है। मुझे नहीं लगता वो कर सकता है, परंतु वो करेगा जरूर। अगर वो ये साबित करता है तो तुम भी मौत की सजा पाओगी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती। तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारी एलिबाई तोड़ लेता है तो तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा गिरफ्तार होने पर कैसा लगता है। वो तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। वो ये साबित नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है नहीं। क्या तुमने लैरी को अभी तक ये खबर सुना दी है? क्या तुम सारी दोपहर उसके साथ थी? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ऊपर पैकिंग करने जा रही हूँ। तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, क्या तुम नहीं करती हो? क्या तुम उसे यहाँ रहने के लिए लाने जा रही हो? क्या वो इस खून के बारे में कुछ जानता है? मुझे अकेला छोड़ दो, वो पीछे हटते हुए बोली। क्या तुम जानती हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ईव? मैं ये निश्चय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तुम्हें मारना मेरे लिए सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे खूबसूरत गले को अपने हाथों में पकड़ना चाहता हूँ और इसे घोंट कर तुम्हारी झूठी और दगाबाज सांसों को तुम्हारे बदन से जुदा करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। मैंने धीरे से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं नहीं सोचता तुम्हें मारना मेरे लिए सुरक्षित रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने अंजाम से बच जाओगी। अगर ये सब तुम्हारे लिए नहीं होता, मैंने वेस्टल को नहीं मारा होता। मैंने तुम्हें जितना चाहा, इतना पहले मैंने किसी अन्य औरत को नहीं चाहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता था और तुमने वादा किया था। हर समय तुम मुझे मूर्ख बना रही थी। ये मत सोचना कि तुम इससे बच जाओगी, क्योंकि तुम बचने वाली नहीं हो। अचानक वो झुककर मेरे पास से निकल गई और सीढ़ियों की तरफ भागी। मैं उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों के निचले पायदान तक पहुंची, उसने आसानी से मुझे गच्चा दे दिया और मेरा हाथ सिर्फ उसके कंधे पर फिसल कर रह गया। वो तीर की तरह वेस्टल की स्टडी में घुसी। वो मेज के पीछे थी जब मैं कमरे में पहुंचा और हमने एक दूसरे को देखा। मुझसे दूर रहो, उसने उखड़ी सांसों के साथ कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं उसकी तरफ देखकर हंसा। मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि किसी को धोखा मत दो। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी पीठ से चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उसने एक झटके से मेज का दराज खोल लिया। मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था तो मैंने उसकी हाथ में एक गन देखी। उसने मुझे ऐसे रोका जैसे मैं किसी दीवार के साथ जाकर टकरा गया। आओ और मारो मुझे, उसने आराम से कहा
और उसकी उंगलियां ट्रिगर के चारों तरफ लिपट गई। 0.38 गन की नाल मेरी छाती की तरफ थी। हमने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में घृणा और नफरत ने मुझे अचंभित कर दिया। शायद तुम इतने बहादुर नहीं हो ना, उसने कहा। यह मत सोचो कि मैं इतनी मूर्ख होऊंगी कि अपनी किसी सुरक्षा के बिना मैं यहाँ वापस आऊंगी। आओ आओ मेरे पास और मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा। गन के नजारे ने और उसके चेहरे के भावों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ा दी। हाँ चैड, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें मूर्ख भी बनाया, उसने कहा, और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती थी वो मेरे लिए अपना सारा पैसा छोड़ जाने वाली थी। मैंने उसकी दया को अपना मोहरा बनाया। वो किसी के लिए उतनी ही नादान थी जितनी वो साधारण और भद्दी थी। जब तुम साथ आए तो मुझे मेरा मौका दिखा। मैं सालों साल उसके मरने का इंतजार क्यों करूं जब तुम उसे मार सकते थे। वो आगे झुकी। शादी हो तुमसे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने तुम्हारी गलीज मोहब्बत के दौरान हर पल तुमसे नफरत की है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वो सारा पैसा तुमसे प्यार करने के ढोंग के लायक था। खैर, ये सब अब मेरे पास है और मैंने इसके लिए बहुत भुगता है और तुम इसे छू भी नहीं सकते। ये घर भी अब मेरा है। अब चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो। मिस्टर हावे को बताओ कि तुम कहाँ हो और वो देखेगा कि तुम्हें तुम्हारी सभी चीजें मिल जाएं। मैं तुम्हारी एक भी चीज यहाँ नहीं रखना चाहती जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए। अब निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इसका अच्छा मजा चखाऊंगा ईव, मैंने गुस्से से कहा। तुम देखना, पहला मौका मिलते ही मैं वापस वार करूंगा। तुम्हें यह भुगतना पड़ेगा और ये जरूर होगा। गेट आउट। मैं हॉल में पहुंचा और फिर सामने वाले दरवाजे पर। मैंने अपनी जेब से चाबियां निकाली, दरवाजे का ताला खोल दिया। फिर मैंने थोड़ी सी गर्दन घुमाकर कंधों के पीछे देखा। वो स्टडी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी गन ने मुझे कवर कर रखा था और उसकी आंखें सतर्क थी। गुड नाइट ईव, आज की रात तुम अकेले यहाँ नहीं रहोगी। वेस्टल का प्रेत भी तुम्हारा साथ देगा, मैंने गुस्से में कहा और अंधेरी रात में बाहर निकल गया। उस समय रात के 11:30 बजे थे। जैक के बार में बहुत भीड़ थी। बार की भीड़ में से मुश्किल से रास्ता बनाते हुए मैंने अपनी चौथी विस्की का ऑर्डर दिया। मुझे अब कहीं नहीं जाना था, कुछ नहीं करना था। मैंने धीरे धीरे नशे में डूब जाने का फैसला किया। कैसे हो चैट डार्लिंग? मैंने घूमकर देखा। ग्लोरी वहां खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। काफी देर तक मैं उसे सिर्फ देखता रहा। उसे देखे हुए मुझे 16 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। मैं उसके बारे में भूल चुका था। मैंने उसे उस रात से पहले देखा था जब मैंने वेस्टल के साथ शादी की थी और मैंने उसे कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे जब मैं हनीमून से वापस आऊंगा। फिर ईव ने उसे मेरे दिमाग से बाहर कर दिया। अरे ग्लोरी, वो मुस्कुराई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया और मित्रतापूर्ण ढंग से जोर से दबाया। क्या तुम्हें मुझे दोबारा देखकर खुशी नहीं हुई? वो तो हुई ही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काश मैं जानती। उसने प्यार से मुंह बनाया। मुझे लगा था कि एक अच्छा सा दिखने वाला लड़का यहाँ मुझे मिलने वाला था, पर वो मुझे अब आता हुआ नहीं लगता। अब तुम्हें इसकी चिंता क्यों होनी चाहिए? तुम्हें तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं जहाँ हम बात कर सकें। उसने अपना सिर सहमति में हिलाया। हम वहां से बाहर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े। मेरी कार वहां पार्क है। हम अब यहाँ से कहाँ जाएंगे ग्लोरी? मेरी जगह। वो कार में आई और मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई। रोजवेट बोulevard से बाईं तरफ तीसरी सड़क। चैट डार्लिंग, क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल गए? मैं उसकी तरफ देखकर हंसा। कार पार्किंग से गोली की रफ्तार से निकली। सब कुछ नहीं, तुमसे पिछली बार मिलने के बाद से सब कुछ काफी व्यस्त रहा। अब तुम्हें देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं फ्लोरिडा में थी। जब तुम वेनिस चले गए तो एक बुढ़े सज्जन ने मुझ में रुचि दिखाई। वो खिलखिलाकर हंसी, पर अफसोस उसकी पत्नी ने पिछले हफ्ते उसे पकड़ लिया। पत्नियां बहुत बेकार होती है ना चैट? मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैंने कार को रूजवेल्ट बोulevard की तरफ मोड़ दिया। क्या यही मोड़ है? हाँ यही है। दूसरे लैंप पोस्ट पर कार रोक दो। मैंने एक ऊंची इमारत के बाहर कार को रोका। कार खड़ी करने की जगह मैं आज रात तुम्हारे साथ बिता रहा हूं। मैंने तुम्हें आमंत्रित तो नहीं किया है, पर मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है। इसे पीछे की तरफ ले लो, सबसे ऊपर अपार्टमेंट है। डार्लिंग जल्दी करो। मैंने कार को इमारत के पीछे खाली पड़े लॉकअप में छोड़ दिया और एलिवेटर से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। ग्लोरी का अपार्टमेंट एक छोटे बेडरूम और बड़े से लाउंज का बना था। आरामदायक था, पर ज्यादा उत्साहित करने के लिए वहां कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने अपनी ड्रेस बदल ली थी और अब पीले रंग का रेशमी गाउन पहने हुए थी।
वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे हैरानी हुई मैं उसे भूल कैसे गया। अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो चैड। मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। हम दोनों ऐसे ही बने हैं, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करके उसके पास आ गया। मैंने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये एक लंबी जुदाई का वक्त रहा ग्लोरी, बहुत लंबा। क्या हुआ चैड? क्या यह अनुभव उतना ही बुरा था जितना तुमने सोचा था? यह बहुत बेकार था। तुम जानती हो कि वो मर चुकी है। मैंने इस बारे में अखबार में देखा था। वो वापस लेट गई। उसका शरीर मेरे बदन के साथ लगा था और उसने मेरी आंखों में देखा। तो क्या तुम्हारे पास उसका पैसा है चैड? मेरे पास उसमें से कुछ है। उसने बहुत कुछ बांट दिया। कितना? बहुत हो गया। चलो अब हम इसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। बात करने के अलावा और भी बेहतर चीजें हैं करने को। सुबह के समय जब हम नाश्ता कर रहे थे तब ग्लोरी ने अपना धमाका किया। मैं सोच रहा था कि सुबह की रोशनी में उसके चेहरे की कमियां और भी ज्यादा दिखाई दी जितना मैंने पहले कभी नोटिस किया था। मैंने देखा कि वो अब उम्रदराज हो चली थी। कठोर, जिस तरह की बेतरतीब जिंदगी को उसने जिया था, उसका देर रात तक शराब पीना, प्यार के मामले में उसकी दरियादिली और जिंदा दिली, उस अंदाज ने अपने निशान उसके चेहरे पर छोड़ने शुरू कर दिए थे। चैड डार्लिंग, क्या तुम किसी के प्यार में पड़ गए हो? उसने अचानक पूछा। मैंने अपने सामने रखे हुए उसके बनाए तले अंडों को खाना जारी रखा, पर मैंने उससे नजरें नहीं मिलाई। इतनी बातें मत पूछो ग्लोरी। मैंने सोचा शायद तुम इस बारे में बात करना पसंद करोगे। तुम जानते हो इस बात का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत पहले तुमसे मुझे एक इज्जतदार महिला बनाने की उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, अगर ये तुम्हें पसंद हो तो। मैंने अपनी प्लेट एक तरफ सरका दी और अपनी कुर्सी खिड़की की तरफ आधी मोड़ दी, जिससे मेरी पीठ भी उसकी तरफ मुड़ गई। वो वेस्टल की सेक्रेटरी थी। ये सब पूरी गर्मजोशी से भरा था जब तक ये मामला चला, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने लापरवाह दिखने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा। बेचारा चैड। मैंने सीधा होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुस्कुराई और मेरा हाथ थपथपाया। ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ था कभी? तुम ही वो थे जो हमेशा लड़कियों को छोड़कर जाते थे। ये तुम्हारे लिए दुखदाई है, क्या नहीं है चैड? मैं जबरदस्ती हंसा। हाँ, तुम कैसे जानती हो ग्लोरी? पहले मैं खुद लोगों को अक्सर छोड़ देती थी, अब वो मुझे छोड़ जाते हैं। मैं भी अब उतनी सुंदर नहीं रही जैसे कभी मैं होती थी। अरे, आज सुबह तुम्हें क्या हुआ था? मुझे लगा कि तुम मेरी कब्र पर चल रहे थे। वो उठकर मेटल पीस के ऊपर लगे दर्पण के सामने खड़ी हो गई। मैं अब बहुत बेकार दिखती हूँ। तुम जैसे मुझे घूर रहे थे उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन तुम कल रात को मेरे साथ बहुत बेरहमी से पेश आए थे। चलो, बीती हुई बातें बंद करो, मैंने बीच में टोका। आओ और अपनी कॉफी खत्म करो। वो वापस आई। उसने अपना कॉफी कप उठाया और फिर सोफे पर आराम से बैठ गई। क्या वो बहुत सुंदर थी चैड? वो सुंदर थी पर आकर्षक नहीं, पर उसके पास कुछ तो ऐसा था जिसे मैंने कभी किसी दूसरी औरत में नहीं पाया। ऐसा कुछ था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। मुझे उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई। मैंने सोचा कि वो सख्त मिजाज हो सकती है। क्या वो बहुत सख्त मिजाज की लड़की थी चैड? हाँ, वो सख्त मिजाज की थी। मैंने इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। तभी अचानक मैं बुरी तरह चौंका और उसे देखने के लिए रुका। तुमने उसकी आवाज़ कब सुनी? टेलीफोन पर, जब मैं मियामी से वापस आई। मैंने सोचा कि तुम क्या कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुमने मुझे फ़ोन किया, पर उसने मुझे बताया नहीं। ग्लोरी ने अपने नाजुक कंधे उचकाए। मैं उसे कोई दोष नहीं देती। क्या तुमने उसे बताया था तुम कौन थी? मुझे मौका ही नहीं मिला। उसने कहा तुम बाहर थे और रिसीवर पटक दिया, पर वो झूठ बोल रही थी। मैंने खुद तुम्हें लेटर डिक्टेट करते हुए सुना था। मैं अचानक सर्द सा महसूस करने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? लेटर डिक्टेट कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी नीली आंखें फैली हुई थी। चैड डार्लिंग, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैं उसकी तरफ गया और सोफे पर बैठ गया। तुमने फ़ोन कब किया? कुछ दिन पहले। तुम किस बात के लिए इतना उत्तेजित हो रहे हो? क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? मैं अपनी आवाज़ को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए बोला। तुमने सही में कब फ़ोन किया था? वो डरी हुई लगने लगी। मुझे माफ़ कर दो चैड। अगर मुझे पता होता कि ये बात तुम्हें परेशान कर देगा तो मैं तुम्हें हरगिज़ फ़ोन नहीं करती। मैंने उसे पकड़ा और थोड़ा सा हिलाया और उसके सिर को पीछे झटका दिया। लानत है तुम पर। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? मैं चिल्लाया। तुमने फ़ोन कब किया था? पिछली रात से पहले, उसने कहा और वो अंदर तक डर गई। जिस रात मैंने वेस्टल को मारा। किस वक्त? 9 बजे के आसपास।
क्या तुम्हें सही समय याद नहीं है? हे भगवान, अच्छा हो कि तुम्हें ये याद हो। चैट डार्लिंग, तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। मैंने क्या किया है? तुमने किस समय फोन किया? मैं उस पर बुरी तरह चिल्लाया। ये बस 9 बजे के बाद का समय था, लगभग 9:20 पर। तुमने कहा तुमने मुझे डिक्टेट करते हुए सुना। हाँ, तुम मुझे डरा रहे हो। क्या कुछ भयानक घटना घटी है? चुप रहो। तुमने मुझे पिछली रात से पहली रात को 9:20 पर फोन किया, क्या ये सही है? उसने सिर हिलाया। टेलीफोन का जवाब किसने दिया? मेरे ख्याल से उसने दिया, वो लड़की जिसे तुम। एक औरत ने जवाब दिया। हाँ। उसने क्या कहा? मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। उसने कहा तुम बाहर थे, जबकि मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना था। तुम एक बिजनेस लेटर डिक्टेट कर रहे थे। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने फोन काट दिया। मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे इतना बुरा महसूस हुआ, मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाला था। चैट डार्लिंग, अपने इस मुंह को बंद रखो, मैं उस पर चिल्लाया। वो सोफे से निकली और भागकर शराब की अलमारी तक पहुंची। मुझे उसके लिए ये बात तो कहनी पड़ेगी। वो जानती थी मुसीबत में उसे क्या करना है। जो विस्की उसने मेरे हाथ में थमाई, उसने किसी खच्चर को भी हिला दिया होता। मैंने उसे ऐसे पिया जैसे वो पानी हो। अगर उसने मेरे कांपते हाथों से ग्लास नहीं लिया होता तो अवश्य ही मैंने उसे गिरा दिया होता। डार्लिंग, तुम मुझे डरा रहे हो। बात क्या है? तुम मुझे इस तरह से कैसे देख रहे हो? विस्की ने मुझे शांत होने में मदद की। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें यकीन है तुमने मुझे लेटर डिक्टेट करते हुए सुना? हाँ, ये किसी कॉन्वे सीमेंट के बारे में था। जब मैं बात कर रहा था, उस औरत ने कहा कि मैं बाहर था। हाँ। क्या उसने साफ साफ बोला? तुमने उसे बिल्कुल ठीक से सुना? हाँ, वो नर्वस सुनाई दी। उसकी आवाज तेज थी। ठीक है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। वो मुझे घूरती हुई सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा चाक की तरह सफेद था और उसकी आंखें डरी हुई थी। मैं कुछ भी नहीं सोच सका। मैं सिर से पैर तक कांप रहा था। उस वक्त मेरे जहन में जो चीज आई वो केवल लैगिट के कहे हुए शब्द थे, जब हमने फाइट के बाद बातें की थी। कोई आदमी जब पूरे आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वो किसी अनजान नौसिखिए के वार के लिए पूरी तरह खुला होता है। मैंने ये अपने कारोबार में बार बार होते देखा है। कोई आदमी खून करता है, वो बचने के लिए बहुत सी मुश्किलें उठाता है और सोच विचार करता है। वो अपने लिए झूठी एलिबाई गढ़ता है और शायद ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि ये किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। तब वो ये कल्पना करता है कि वो सुरक्षित है, पर वो नहीं होता है। जब उसे सबसे कम उम्मीद होती है, बिल्कुल तभी धड़ाम, और वो पीठ के बल गिरता है। केवल उसके सामने टूटे हुए जबड़े से भी भयानक दृश्य होता है। मैं धीरे से कमरे में घूमता रहा। मैं इतना डर गया था कि खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा था। चैड, ये सब क्या है? मैं घूमा और उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे के भाव को देखकर उसकी सांसें सी रुक गई और उसके हलक से एक हल्की सी चीख निकली। मैंने क्या किया है चैड? मैं उस तक पहुंचा। क्या किया है बेवकूफ औरत? मैं उस पर चिल्लाया। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और उसके मूर्ख, थके हुए और बुढ़ाते चेहरे पर वार किया। वो सोफे से लुढ़क गई और पीठ के बल फर्श पर जाकर गिरी। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैं अपनी हैट उठाने के लिए भी वहां नहीं रुका। मैंने सामने के दरवाजे खोल दिए और सीढ़ियों से इस तरह नीचे उतरा जैसे नर्क का कोई शैतान मेरे पीछे लगा हो। तो दोस्तों, ये था खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 9। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।